डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग 2019। ठीक है जी। दो कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स में आई के हमने क्वेश्चन पूछा है बुक्स ऑफ प्राइमरी का। ऑटम 2018 में भी यही इसी तरह का सवाल आया था और स्प्रिंग 2019 में भी यही सवाल आया है। तो इसका मतलब है कि इस तरह के सवाल अब आप फ्यूचर में भी आ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। चमन स्टोर्स कमेंस इट्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019। Okay, the following books of Primementary are available for the month of January 2019। जनवरी के महीने का उसने आपको डाटा दिया है। कैश बुक दी है और क्या क्या दिया है जी, सेल्स डे बुक दी है, सेल्स रिटर्न डे बुक दी है, परचेज डे बुक दी है, परचेज रिटर्न डे बुक नहीं दी और जर्नल नहीं दिया। ओके, कोई मसला नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टॉक्स, यूटिलिटीज, शॉप रेंट, गुड्स, फर्नीचर गुड्स, रफीक लिमिटेड एंड शबीर लिमिटेड हैड नो बैलेंस। ओके जी। Prepare trial balance for the month ended 31st January 2019। Preparation of ledger accounts is not necessary। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए पहले लेजर अकाउंट बनाते हैं और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपने ये काम नहीं करना। आई कैप पहले नहीं बताता होता, लेकिन आई कैप कंपल्सरी कर दिया है कि आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें। अपनी आसानी पैदा करने के चक्कर में टाइम सारा ज़ाया कर देते हैं आप लोग, जिसकी वजह से फिर आई कैप को ये लिखना पड़ता है बार बार कि प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स इज नॉट नेसेसरी। अगर ट्रायल बैलेंस मांगा है तो सीधा ट्रायल बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा हो सकती है। हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन से, मतलब इन अकाउंट से डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी एक दफा पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम दोबारा करते हैं कि डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। ओके जी, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में नाम आता होता है। नाम क्या है जी इसका? चमन स्टोर। चमन स्टोर सबसे पहले लिखेंगे जी। लिखेंगे ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019। ठीक है, नाम थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। ओके जी, अब हमने फॉर्मूला बना लेना है। सबसे पहला जो होगा कॉलम हमारा, वो होगा जी सीरियल नंबर का, फिर होगा डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद दो लाइनें लगेंगी। एक है जी डेबिट, एक है जी क्रेडिट। रुपीज इन देख लेते हैं, यहाँ पे रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे रुपीज इन 1000 लिख लेंगे और दोनों कॉलम्स को कवर कर लेंगे। ओके जी, अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं जी पहली लाइन। अच्छा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आप सबसे पहले जब लिखेंगे डाटा, तो ये जो अकाउंट आपके सामने लिखे हुए हैं यही नाम हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। मतलब कैपिटल है, बैंक है, सेल है, बैंक लोन है, रफीक लिमिटेड हो गया, कैश, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फर्नीचर, इंश्योरेंस, शबीर सन्स, परचेजेस, रिटर्न। जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में ले लेते हैं। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है, या हम जो देखते हैं क्वेश्चंस को, कि एसेट्स तो सारे इकट्ठे लिखे होते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल एक तरफ लिखा होता है और एक्सपेंसेस और इनकम अलग से एक कैटेगरी में लिखे होते हैं। पर कोई इश्यू नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस तरह से ये सीक्वेंस में लिखे उस तरह से लिखने कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले बैंक है, कैपिटल है, कैपिटल लिख लेते हैं। नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 बैंक, सेल्स, बैंक लोन। अच्छा, यहाँ पे उसने बता दिया कि रफीक लिमिटेड और शबीर लिमिटेड हैड नो बैलेंस एट द मंथ एंड। इसका मतलब है उनका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएंगे। तो रफीक लिमिटेड को कैंसिल कर देते हैं। फिर इधर से आ जाएगा जी कैश, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फर्नीचर, इंश्योरेंस। शबीर भी नहीं आएगा क्योंकि उसका भी उसने बता दिया कि क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं है। परचेजेस, रिटर्न्स, सैलरीज टू स्टाफ, यूटिलिटीज। ओके, फिलहाल हमारे पास इतना ही है। बाकी यहां से अगर कोई मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम यहाँ पे अकाउंट्स बना लेंगे। ओके जी, अब यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज गिवन है कि भाई उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया वो 500, मतलब 500 का है, ऊपर रुपीज इन 1000 आउट ऑफ है, तो हम 500 की बात करते हैं। तो पहली एंट्री पास होती है, बेसिकली बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं कैपिटल की तरफ से, तो एंट्री पास होती है जी बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। तो कैपिटल का तो ओरिजिनल बैलेंस जो है वो 500 ही है। इसमें मजीद देखेंगे कि कोई मजीद एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ।
ठीक है जी। आपने याद रखेगा कि जो भी इनिशियल बैलेंसेस है वो आपने यहाँ पे लिखते जाना है, फाइनल जो फिगर होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो कभी नहीं लेते, बैंक और कैश का हमने क्लोजिंग बैलेंस लेना होता है, जो आपको सेल के एंड में दिया हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो सीधा सीधा यही आपका ट्रायल बैलेंस में भी आएगा। ये फाइनल बैलेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। कैश और बैंक के जो दो फाइनल बैलेंस है वो सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे। बैंक का है जी 359 और कैश का है जी 36, कैश है 36, ये डेबिट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है जी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, सीधा सीधा हम ये लिख देंगे। ओके जी, अब सेल्स हैं, कैश की फॉर्म में 19 रुपए की सेल है और बैंक की फॉर्म में 36 रुपीज की सेल है, तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। 19 प्लस 36, यहाँ पे लिख दें 19 प्लस 36, मजीद कोई आनी होगी तो वो भी लिख लेंगे। बैंक लोन 200 का लिया है, तो बैंक लोन भी यहाँ पे लिख देते हैं जी 200 का। ओके, रफीक लिमिटेड को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। कैश की फिगर बैंक में जा रही है तो इसका कोई लेना देना नहीं है। बैंक से पैसे निकलवा के कैश में जमा कराए या कैश से निकला के बैंक में, तो उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनके क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया है ट्रायल बैलेंस में। हमें क्लोजिंग बैलेंस से कंसर्न होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट शॉप 45, सिक्योरिटी डिपॉजिट 45 लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्नीचर 40 कैश में लिया था और 35 बैंक के थ्रू लिया था, तो 40 प्लस 35 लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, इंश्योरेंस 15 रुपीज की करवाई थी, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। शबीर को नहीं लेना क्योंकि उसने बता दिया कोई बैलेंस नहीं है। परचेजेस की भी दो फिगर्स हैं 35 और 43 की, ये भी लिख लेते हैं 35 प्लस 43। ओके, रिटर्न्स 4 की हैं, रिटर्न्स 4 की लिख दी हमने। सैलरीज टू स्टाफ 76 है, यूटिलिटीज 18 है, 76 और 18 लिख लिया जी हमने सारा। ठीक है जी, हमारी कैश बुक में जो जो भी डाटा था वो सारा हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम देखते हैं सेल्स डे बुक में टोटल सेल्स कितनी हुई जी, 267 की हुई है। तो जो ऊपर वाली सेल आ रही है 19 प्लस 36, उसमें ये वाली सेल्स भी आ जाएंगी। याद रखिएगा जो कैश बुक में सेल आ रही है ये वो वाली सेल है जो कैश सेल होती हैं, और जो सेल्ड बुक में सेल आ रही होती हैं ये वो सेल्स हैं जो क्रेडिट पे हुई है। ठीक है जी, तो टोटल सेल्स हम निकाल सकते हैं कैसे, सेल्स डे बुक, ये कैश सेल है दोनों और ये क्रेडिट सेल है, इसका टोटल करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी, बाद में टोटल कर लेते हैं। ओके जी, आगे चलिए। सेल्स रिटर्न डे बुक है 30 की, तो सेल रिटर्न जो है वो रिटर्न्स में आ जाएंगे यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी कैसे पता लगेगा कि ये जो रिटर्न्स हैं ये सेल्स रिटर्न है। शबीर को नहीं लेना क्योंकि उसने बता दिया कोई बैलेंस नहीं है। परचेजेस की भी दो फिगर्स हैं 76 और 18। याद रखिएगा जो कैश बुक में सेल आ रही है ये वो वाली सेल है जो कैश सेल होती हैं, और जो सेल्ड बुक में सेल आ रही होती हैं ये वो सेल्स हैं जो क्रेडिट पे हुई है। ठीक है जी, तो टोटल सेल्स हम निकाल सकते हैं कैसे, सेल्स डे बुक, ये कैश सेल है दोनों और ये क्रेडिट सेल है, इसका टोटल करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी, बाद में टोटल कर लेते हैं। ओके जी, आगे चलिए। सेल्स रिटर्न डे बुक है 30 की, तो सेल रिटर्न जो है वो रिटर्न्स में आ जाएंगे यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी कैसे पता लगेगा कि ये जो रिटर्न्स हैं ये सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न नहीं है। याद रखिएगा ये क्रेडिट पे हो रही है, क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड पे आ रही है। क्रेडिट साइड पे आने का मतलब क्या है कि हमने कैश की फॉर्म में किसी को पेमेंट की है। अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसने हमें चीजें वापस की हैं तो हम उनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है जी, परचेज रिटर्न में तो हम किसी को चीजें वापस करेंगे तो वहां से हमें पैसे मिलेंगे। हम किसी को अगर पैसे दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये फिर कौन सी रिटर्न होगी, ये सेल रिटर्न ही होगी। ठीक है जी, तो ये वाली रिटर्न्स और ये वाली रिटर्न्स आपस में जमा हो जाएंगी 4 प्लस 30। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। परचेज डे बुक है 370, मतलब ये क्रेडिट परचेज है, और ऊपर जो आ रही होंगी परचेजेस, ये वाली जो परचेज है ये कैश परचेजेस थी, तो उसमें जमा करते हैं कितनी है जी 370। ठीक हो गया, ये हमने सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स कर ली। अब नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। स्टॉक इन ट्रेड एज एट 31 in 2019 अमाउंटिंग टू 85,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है। आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाद आता है।
अगर आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह से किए हो, आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली जो होता है वो ट्रायल बैलेंस, फर्स्ट ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं उसके बाद हमें गिवन होता है, कभी वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, इसलिए हम इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं। यूटिलिटीज पेड ऑन 30 जनवरी 2019 इंक्लूड 6000 अगेंस्ट बिल्स ऑफ ऑनर्स रेजिडेंस। अच्छा जी, हमने जो यूटिलिटी पे की है 6000 की, आप याद रखिएगा ऊपर हमने यहाँ पे कहीं देखिए यूटिलिटीज लिखी हुई है 18,000 है, ऊपर रुपीज इन थाउजेंड है, और यहाँ पे 6000 है, तो अगर हम इसके जीरो को राउंड ऑफ कर दें तो बच जाता है पीछे 6, तो 6 को हम एडजस्ट करेंगे। ऑनर की पेमेंट की है, अगर हम इसकी एंट्री पास करें, पॉइंट नंबर 2 है, वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 के बारे में हम लिख लेते हैं कि इसकी एंट्री का पास होगी जी ड्राइंग्स डेबिट और यूटिलिटीज क्रेडिट, कितने से 6 से। तो ड्राइंग्स यहाँ पे हमें बनानी पड़ेगी, ड्राइंग्स का काउंटर नया बन जाएगा, तो वहां पे लिखेंगे 6 और यूटिलिटीज में से 6 माइनस कर देंगे, ठीक है जी। ड्राइंग्स में ऐड हो जाएंगे, यूटिलिटीज में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होने का मतलब ये है कि माइनस कर देंगे, ठीक है। दूसरी वाली एंट्री पे होगी, पहली वाली पे होगी। अब तीसरी की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 है जी, शॉप रेंट ऑफ 22,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019 वाज पेड ऑन 3 फरवरी 2019। अच्छा जी, जनवरी का रेंट था 22,000 रुपया, पे किया है फरवरी में, इसका मतलब है जनवरी में पे नहीं किया, जनवरी में पे नहीं किया तो ये अक्रूवल है, अक्रूड एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, इसकी एंट्री हम पास कर लेते हैं। अब क्या एंट्री होगी जी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 22,000 से, रुपीज इन थाउजेंड में हमने राउंड ऑफ किया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ 22 आएगा। तो रेंट का अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया है, नहीं रेंट का अकाउंट हमने नहीं बनाया, तो यहाँ पे पहले रेंट ओपन कर लेते हैं, रेंट अकाउंट, और साथ ही हम ओपन कर लेते हैं जी रेंट पेएबल अकाउंट। रेंट अकाउंट यहाँ पे लेते हैं 22, रेंट पेएबल भी लेते हैं 22, ये लायबिलिटी है, ये एक्सपेंस है। ओके जी, अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, गुड्स कॉस्टिंग 30,000, यहाँ पे भी 3 जीरो आपने राउंड ऑफ कर देने, 30 की बात करनी फिलहाल हमें यहाँ पे। गुड्स कॉस्टिंग 30 वर विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। अब याद रखिएगा, आपको इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि स्टॉक जो है को अकाउंट फॉर करते वक्त कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है, परपेचुअल या पीरियोडिक। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर तो आपके पास परचेजेस अकाउंट आ रहा है, आपकी बुक्स में परचेजेस अकाउंट है, तो पीरियोडिक सिस्टम फॉलो हो रहा है। और पीरियोडिक सिस्टम में जब गुड्स पर्सनल यूज के लिए ऑनर लेके जाता है, ड्राइंग्स होती हैं, तो उस सिनेरियो में याद रखिएगा हमेशा ड्राइंग्स तो डेबिट होनी ही होनी है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्रेडिट करते वक्त स्टॉक क्रेडिट करेंगे या परचेज क्रेडिट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि ऊपर सवाल में परचेज अकाउंट दिया हुआ है, तो लिहाजा फिर यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे, स्टॉक क्रेडिट नहीं करेंगे। स्टॉक क्रेडिट करते हैं जब परपेचुअल सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे परचेजेस क्रेडिट होंगी, कितने से क्रेडिट होंगी, यहाँ पे अमाउंट दी हुई है जी 30 से, तो ड्राइंग्स 30 से डेबिट, परचेजेस 30 से क्रेडिट। तो ऊपर हम कर लेते हैं जी, परचेजेस में से 30 अभी माइनस करना है और ड्राइंग्स में अभी 30 प्लस करना है, ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 4 भी हमारा हो गया कवर। पॉइंट नंबर 5, फर्नीचर परचेज ऑन 10 जनवरी, इसी महीने में परचेज किया है, हैड ए टोटल कॉस्ट ऑफ 130,000, इन 3 जीरो का राउंड ऑफ करते हैं, 130 की बात करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड विद इन 30 डेज। जो फर्नीचर हमने लिया है ना, वो 130 रुपए का लिया है, लेकिन यहाँ पे जो फर्नीचर लिखा हुआ है, बाकी की पेमेंट उसने की होगी ना, फिर ये बाकी की 10 जनवरी को फर्नीचर की पेमेंट आ रही है 40 और 35, 40 और 35 75 की पेमेंट कर दी है। टोटल फर्नीचर कितने का था, टोटल फर्नीचर था आपका 130 का, तो इसका मतलब है फर्नीचर की बुक्स में फर्नीचर मजीद डेबिट होगा, और पेबल, इसको हम अदर पेबल कह रहे थे क्योंकि ट्रेड पेबल नहीं है हमारा, इसको हम अदर पेबल के नाम से ओपन कर लेते हैं। अदर पेबल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, फर्नीचर हमारा टोटल है 130 का, उसमें से 40 और 35 जो है वो पे हो गए हैं, 40 35 माइनस कर दो, फर्नीचर मजीद 55 से डेबिट होगा और अदर पेबल 55 से क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे जो फर्नीचर में वैल्यूज आ रही हैं 40 + 35, उसके साथ 55 और लिख देंगे ताकि ये टोटल होके 130 हो जाए। और यहाँ पे एक और अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसका नाम होगा अदर पेबल्स, उसमें आएंगे 55, ठीक हो गया जी। ये भी हमारा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 6, गुड्स कॉस्टिंग 13 वो रिटर्न टू अमीर एंड सन्स ऑन जनवरी 13। रफीक अमीर एंड सन्स को हमने 13 रुपए की गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी हैं, तो ये आ जाती है जी परचेज रिटर्न, ठीक है। रिटर्न टू का मतलब है हमने किसी को रिटर्न कर दी अमीर एंड सन्स को 13 रुपए की। तो अगर हमने वापस कर दी है तो डेफिनेटली छठे की एंट्री क्या पास होगी, परचेज रिटर्न जो है हमारी क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएंगी और ट्रेड पेएबल डेबिट हो जाएंगे। परचेज रिटर्न किसने से क्रेडिट हो जाएंगी, 13 से, और ट्रेड पेएबल 13 से डेबिट हो जाएंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट तो था ही नहीं पहले, तो परचेज रिटर्न अकाउंट भी बना लेते हैं, लेकिन पॉइंट तो ये है कि ट्रेड पेएबल अकाउंट भी नहीं है हमारे पास, तो पहले तो ट्रेड पेएबल अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा,
हमारे पास अभी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बनेगा या ट्रेड पेबल अकाउंट बनेगा कैसे जी? परचेजेस देखें, टोटल परचेजेस हैं 370 की, हमने शबीर एंड सन्स को और अमीर एंड सन्स को बेची थी 370 की, तो ट्रेड पेबल हमारा आएगा 370 और उसमें से हम 13 माइनस कर देंगे जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल, ये जो सेल्स हमने बेची है क्रेडिट पे, ये ट्रेड रिसीवेबल है, 267 का ट्रेड रिसीवेबल आएगा हमारा, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं आखिरी जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रफीक लिमिटेड एंड शबीर एंड सन्स हैड नो बैलेंस एट द मंथ एंड। रफीक लिमिटेड कहाँ पे आ रहा है जी? ये वाला रफीक लिमिटेड है। इससे मतलब इसको चीज़ें बेची थी कितने की? 130 की, और इसने हमें 30 की वापस कर दी, तो डेफिनेटली 100 बच गया होगा रफीक लिमिटेड का। तो रफीक लिमिटेड ने 95 हमें दे दिए, ये नजर आ रहा है हमें बैंक बैलेंस में 95 रुपये आया, तो इसका मतलब है उसको जो है 5 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। ये लफ्ज लिखा हुआ नेट, ये नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लें। वैसे तो अगर आप अकाउंट बनाए तो आपको समझ आ जाएगी, रफीक का हम अकाउंट बनाना चाहें तो रफीक का अकाउंट भी बना सकते हैं। रफीक लिमिटेड सेल्स हमने की थी रफीक लिमिटेड को कितनी? 130 की। अच्छा, उसने हमें रिटर्न कर दी कितने की? 30 की, पीछे रह गया 100 का बैलेंस। फिर उसने हमें 95 रुपये बैंक बैलेंस में 95 रुपये ट्रांसफर कर दिए, तो बैंक 95 रुपये आ गए, पीछे बच गया 5 रुपये का कैरी डाउन। लेकिन चूंकि एंड पे लिखा हुआ है कि भाई कोई बैलेंस नहीं है एंड पे, इसका मतलब फिर यही है कि ये हमने डिस्काउंट उसको अलाउ कर दिया होगा, इसलिए कैरी डाउन कोई नहीं आ रहा। तो ये डिस्काउंट अलाउ भी हमारे पास नहीं है। हम इसको वर्किंग नंबर 2 अगर देना चाहें तो वर्किंग नंबर 2 भी दे सकते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर निकली हमारे पास, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस है वर्किंग नंबर 2, यहाँ पे सीधे लिख दें 5, ये अकाउंट नंबर बन जाएगा 20। ठीक हो गया। अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं जी? शबीर एंड सन्स। शबीर एंड सन्स कौन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। परचेज डे बुक है, शबीर एंड सन्स ये आ रहा है, मतलब ये हमारा क्रेडिटर है। 150 रुपए की ऐसे चीजें हमने ली थी, तो शबीर एंड सन्स का भी अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 3, ओके। परचेजेस की हैं, ओपनिंग बैलेंस उठा रही क्योंकि पहला महीना है, हमने अभी बिजनेस ओपन किया है। परचेजेस कितने की थी हमने इससे? 150 से, ओके। हमने इसको रिटर्न तो नहीं की थी? नहीं, रिटर्न तो अमीर एंड सन्स को की थी। ठीक है जी, रिटर्न कोई नहीं की, ओके। अब इसको हमने पैसे कितने पे किए? शबीर एंड सन्स को 144 पे किया और साथ लिखा हुआ नेट। कितने की चीजें ली थी? 150 की, और 144 हमने इसको पे किया था। ठीक है, ये पेमेंट की है कैश एंड बैंक के थ्रू पेमेंट किया 144 की। सीधी सी बात है, फिर पीछे बचा 6 रुपये का बैलेंस, तो ये उसने चूंकि कह दिया कैरी डाउन कोई नहीं है, तो फिर ये 6 रुपये का जो बैलेंस बच गया है, ये वो डिस्काउंट है जो हमें मिला होगा। पेमेंट, सॉरी, ये हमें यहाँ पेमेंट की थी, 6 रुपये का डिस्काउंट रिसीव है। तो यहाँ पे एक और अकाउंट बन जाएगा, इसको कहेंगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट नंबर 21, वर्किंग नंबर 3, 6 का बैलेंस आ रहा है, और ये जो क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि ये इनकम होती है हमारी। ठीक हो गया जी, ओके। अब हमने यहाँ पे अकाउंट्स को क्लोज करना है। कैपिटल में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली, तो ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा, सीधा सीधा 500 आ जाएगा। बैंक का बैलेंस हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। सेल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, 19 प्लस 36 प्लस 267, 32 आ जाएगा जी हमारा सेल का बैलेंस। बैंक लोन है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो यही 200 सीधा सीधा आ जाएगा बैंक लोन। कैश ऑलरेडी हमने क्लोज कर दिया है 36। सिक्योरिटी डिपॉजिट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे लिख लेंगे सीधा सीधा 45। ठीक हो गया जी। फर्नीचर ऑलरेडी हमारा टोटल हमने कर लिया हुआ 130। इंश्योरेंस हमारे पास है जी 15 की, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इंश्योरेंस सीधे सीधे लिख लेंगे 15। उसके बाद है जी परचेजेस का टोटल कर लेते हैं, 35 प्लस 43 प्लस 370 माइनस 30, 418। तो परचेजेस का बैलेंस आ जाएगा जी 418। रिटर्न्स 30 प्लस 4, 34 की रिटर्न्स हैं, तो ये याद रखिएगा ये सेल्स रिटर्न है, इसके साथ लिख भी लें ताकि आपको क्लियर हो जाएगी सेल रिटर्न है। सैलरीज में कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो 76 सिर्फ सैलरीज का है। यूटिलिटीज में जो भी था हमने कर लिया, ये आ जाएगा 12। ड्राइंग्स 30 प्लस 6, 36 की ड्राइंग्स हैं, वो आ जाएंगी सीधी सीधी।
रेंट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एडिशनल, तो ये 22 फाइनल है। रेंट पेबल 22 लाइबिलिटी है, ये इधर आ जाएगा। अदर पेबल्स 55 है और इसके अलावा कुछ नहीं था, तो सीधा सीधा यहाँ पे 55 लिख लेंगे। परचेज रिटर्न 13 है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रेड पेबल, हाँ जी, ट्रेड पेबल 370 है, -13 है। इसमें कुछ और भी चीज देखने कोई पैसे तो नहीं मिले थे, इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए परचेज बुक में आ रही थी 370, जिससे आपकी ट्रेड पेबल में क्रेडिट होना था और 13 से ट्रेड पेबल में डेबिट होना था। टोटल तो आ गया ये। अगर किसी ने कोई पेमेंट की है तो वो उसमें से माइनस कर देंगे। सॉरी, पेमेंट हमने करनी है। ये आपके पास लिखा हुआ है बैलेंस 100 + 44, 144 की पेमेंट हमने की है, ये आ जाएगी। और जो 6 का डिस्काउंट हमने दिया है वो भी आ जाएगा। डिस्काउंट कहाँ दिया था हमने, ये 6 रुपीज का जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है ये आ जाएगा। तो ट्रेड पेबल में 370 की टोटल पेमेंट पेबल था, 13 से रिटर्न हुई और 144 की पेमेंट हुई, 6 का डिस्काउंट मिला। तो टोटल जो ट्रेड पेबल है वो इस तरह से बनता है 370 - 13 - 144। ये इंफॉर्मेशन है 30 + 100, ठीक है जी। 30 + 100 ये वाली सेल रिटर्न हुई थी 30 की, और बाकी ये हमें पेमेंट हुई थी 95 + 5 की। ये देखें जरा लिखी हुई है 95 की वाली और 5% का डिस्काउंट। तो ये 130 जो है ट्रेड, इसके अलावा और कोई पेमेंट नहीं हुई, ठीक है जी। इसके अलावा हमें रफीक लिमिटेड के अलावा किसी ने कोई पैसे नहीं जमा करवाए, तो ये सिर्फ यही अमाउंट आएगी, -100 - 30। तो कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 267 - 100 - 30, तो आता है जी 137। ये डेबिट साइड पे लिख लेंगे हम, ठीक है जी। तो हमारा इस तरह से ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्लोजिंग बैलेंस क्या आता है। क्रेडिट साइड पहले टोटल कर लेते हैं। 500 + 322 + 200 + 22 + 55 + 13 + 207 + 6, 1325। 1325 हमारा बनता है क्रेडिट साइड का टोटल। अब हमने डेबिट साइड का टोटल करना है। 359 + 36 + 45 + 130 + 15 + 418 + 34 + 76 + 12 + 36 + 22 + 137 + 5, 1325। तो 1325 हमारा डेबिट साइड का कॉलम टोटल आ रहा है और क्रेडिट साइड का भी टोटल आ रहा है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा सवाल के किस तरह से आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इसको अच्छी तरह से देख लें। इसमें सबसे जो मुश्किल वर्किंग थी, मैं रिव्यू करता हूँ आपको, सबसे मुश्किल चीज़ जो थी वो यही थी, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल की कैलकुलेशन। याद रखिएगा, ट्रेड पेबल की कैलकुलेशन अगर आपने करनी हो तो देखना आपने क्या है कि भाई परचेज डे बुक का बैलेंस कितना है। परचेज रिटर्न डे बुक तो कोई नहीं है। अगर परचेज रिटर्न डे बुक नहीं है तो फिर आपने उसके बाद देखना है कि आपने पेमेंट कितनी की है, पेमेंट कितनी की है और डिस्काउंट की कैलकुलेशन कर लेनी है आपने, बस। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इस तरह से सेल्स से आएगा जो आपका ट्रेड रिसीवेबल। सेल आपके पास टोटल गिवन है और सेल्स डे बुक से ही रिसीवेबल निकलेगा। तो सेल डे बुक से आपको मिल जाएगी टोटल सेल, माइनस उसमें से कर दें सेल रिटर्न 30 की,